14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और उसके अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया भी ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाता है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ये दोनों कंट्रीज आज़ादी तो हासिल कर लेती है, लेकिन एक इशू इन दो कंट्रीज के बीच ऐसा है जिसको इन्होंने आज़ादी से लेकर आज 76 ईयर्स गुजरने के बाद भी हल नहीं किया, और वो इशू है द इशू ऑफ कश्मीर। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आज तक कश्मीर के इस कंट्रोवर्शियल इशू को सॉल्व नहीं किया गया। कश्मीर में ऐसा क्या है जिसको ना पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही इसको इंडिया छोड़ने के लिए तैयार है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए हम इस पूरे इशू को एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं ताकि हम इस कंट्रोवर्शियल इशू के पीछे रीजंस को जान सके। 14th सेंचुरी से पहले कश्मीर के इस रीजन पर इंडस वैली सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म सिविलाइजेशंस का इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन फिर 14th सेंचुरी के बाद जब धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा तो उसके बाद डिफरेंट डायनेस्टीज ने इस रीजन को कंट्रोल किया, जिसमें मौर्यास डायनेस्टी, गुप्तास डायनेस्टी और मुगल्स डायनेस्टी भी शामिल है। 16th सेंचुरीज में मुगल एम्परर्स ने अगले 200 साल तक इस पूरे रीजन को कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद 18th सेंचुरी में अफगान रूलर अहमद शाह दुरानी ने इस रीजन पर कब्जा किया। फिर अहमद शाह दुरानी के बाद 19th सेंचुरी में कश्मीर के इस रीजन पर सिखों की हुकूमत आई और यहाँ के रूलर महाराजा रंजीत सिंह बने। लेकिन इसी साल ब्रिटिश और सिखों के बीच एक वॉर हुई जिसको हम एंग्लो सिख वॉर कहते हैं। इस वॉर को अनफॉर्चुनेटली सिखों ने लूज किया, जिसके बाद 1846 में ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चूंकि ये जंग सिख हार चुके थे, इसलिए उन्हें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के इन टेरिटरीज को ब्रिटिश के हवाले करना था। इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन ने गुलाब सिंह को इस शर्त पे यहाँ का रूलर बनाया कि उसे हमेशा ब्रिटिश क्राउन के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। इस ट्रीटी के बाद जम्मू एंड कश्मीर को प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर किया गया और महाराजा गुलाब सिंह यहाँ का रूलर बन गया। इसी दिन के बाद महाराजा गुलाब सिंह की फैमिली ने अगले कई सालों तक जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को महाराजास के तौर पर रूल किया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर को काफी ज्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से कश्मीर का इशू आज तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक कंट्रोवर्शियल इशू बना है। ये पूरी कंट्रोवर्सी दोस्तों सिर्फ कश्मीर को लेकर नहीं है, बल्कि ये 3 रीजन्स है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, जबकि जम्मू और लद्दाख में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की है। पार्टीशन से पहले 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन की तरफ से एक प्लान रिप्रेजेंट किया गया। इस प्लान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट कंट्रीज बनाना था और इनकी सेपरेशन कुछ इस तरह से करनी थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को कंबाइन करके पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और रिमेनिंग रीजन्स को कंबाइन करके इंडिया का नाम दे दिया जाएगा। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 के अकॉर्डिंग जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कुछ फैक्टर्स के बेस पर यह डिसाइड करना था कि वो या तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। पहला फैक्टर ये था दोस्तों कि उस स्टेट के जियोग्राफिकल लोकेशन को देखा जाएगा कि वो जिस कंट्री के भी सबसे ज्यादा करीब हुआ तो वो उस कंट्री के साथ शामिल हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये कि उस स्टेट के रिलीजियस कंपोजिशन को देखा जाएगा कि अगर वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हुई तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं, या फिर अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की हुई तो वो इंडिया के साथ शामिल हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर ये था दोस्तों कि उस स्टेट का रूलर डिसाइड करेगा कि या तो वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ शामिल हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इस एक्ट के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट्स पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। हैदराबाद और जूनागढ़ के रूलर्स ने पहले पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया, लेकिन चूंकि वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की थी इसलिए कुछ नेगोशिएशंस के बाद इन स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट्स के ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रही। जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने पहले इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, लेकिन बाद में जब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ शामिल होने का फैसला कर लिया। यही वो दिन था जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर के इशू को लेकर एक वॉर स्टार्ट हो गया जिसको इंडो पाक वॉर का नाम दे दिया गया। इंडिया ने इस लड़ाई को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस का हेल्प लिया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पास किया और इस रिजोल्यूशन को पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने एक्सेप्ट किया। इस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर को लेकर चल रही थी उस लड़ाई को रोक दिया गया। लेकिन इसी रिजोल्यूशन का दूसरा मकसद ये
یہ تھا کہ کشمیر کے لوگ پلیبیسائٹ یعنی ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ انڈیپینڈنٹ رہنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے بعد بھی اس پرابلم کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ پھر 1972 میں دونوں کنٹریز کے بیچ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس کو شملہ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے اکارڈنگ دونوں کنٹریز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے پرابلمز کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے اور ان پرابلمز میں وہ کشمیر ایشو کو بھی سالو کریں گے، لیکن پاکستان اور انڈیا میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے کشمیر کو چھوڑنے کے لیے۔ دراصل دوستو اس کے کچھ ریزنز ہیں، ان میں سے پہلا ریزن ہے جیو پولیٹکس۔ کشمیر جس جگہ پر لوکیٹڈ ہے وہ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے بیچ ایک کراس روڈ کا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کشمیر دونوں کنٹریز کے لیے ایک میجر واٹر سورس بھی ہے۔ دوسرا ریزن ہے دوستو ریلیجن۔ جموں اینڈ کشمیر میں چونکہ مسلم میجورٹی اور ہندو میجورٹی دونوں موجود ہے، اسی لیے پاکستان اور انڈیا میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے کشمیر کو چھوڑنے کے لیے۔ تیسرا ریزن ہے دوستو نیشنلزم۔ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ کشمیر کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور یہاں کا جو کلچر ہے وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر مسلم میجورٹی اور اسلام کی وجہ سے یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے۔ چوتھا ریزن ہے دوستو اکانومی۔ کشمیر چونکہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹورزم سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جموں اینڈ کشمیر ہر سال ٹورزم سے تقریباً 8000 کروڑ روپیز جنریٹ کرتا ہے، جو کہ اس اسٹیٹ کا 7% آف دا GDP بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے لیے کشمیر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دونوں کنٹریز کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی کشمیر کو کنٹرول کرے گا وہ دوسری کنٹری کے لیے ایک تھریٹ بنا رہے گا۔ آج پاکستان اور انڈیا کے انڈیپینڈنس کو 70 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن کافی کوششوں کے باوجود انہی ریزنز کی وجہ سے کشمیر ایشو کو سالو نہیں کیا جا سکا۔